शान, रंग बिरंगी पहचान। अलवर से लेकर जैसलमेर तक, श्री गंगानगर से लेकर प्रतापगढ़ तक, संपूर्ण राजस्थान को कवर करते हैं हम। राजस्थान की हर खबर देखते रहिए डीपीके न्यूज पर। ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी और विदेश मंत्री हुसैन अमर अब्दुल्लाहिन का हेलीकॉप्टर क्रैश में निधन हो गया। ईरान की सरकारी न्यूज एजेंसी IRNA ने सोमवार सुबह ये जानकारी दी। अजरबैजान से लौटते समय उनका हेलीकॉप्टर रविवार शाम 7 बजे लापता हो गया था। हादसे में हेलीकॉप्टर सवार सभी 9 लोग मारे गए। मध्य पूर्व एशिया के शिया बहुल देश ईरान ने अपने 2 नेताओं को उस समय खोया जब इजराइल के साथ उसके रिश्ते टकराव की सीमा तक बिगड़ गए। अमेरिका ईरान के संबंध में भी तनाव है। ऐसे में उपराष्ट्रपति मोहम्मद मुकबेर को अंतरिम राष्ट्रपति बनाया गया है। ईरान के सर्वोच्च धार्मिक नेता आयतोल्लाह खोमेनी ने सोमवार को ये ऐलान किया कि रईसी का हेलीकॉप्टर अजरबैजान की सीमा के करीब ईरान के वर्जेगन शहर के पास क्रैश हुआ। ये पहाड़ी इलाका है। रेस्क्यू एजेंसियों ने भारी बारिश, कोहरे और तेज सर्दी के बीच रात भर सर्च ऑपरेशन चलाया। इस दौरान 3 बचावकर्मी भी लापता हो गए। सोमवार सुबह अजरबैजान की पहाड़ियों में हेलीकॉप्टर का मलबा मिला। ईरानी स्टेट मीडिया IRNA के मुताबिक रईसी 19 मई को सुबह अजरबैजान के राष्ट्रपति इल्हाम अलीयेव के साथ एक बांध का उद्घाटन करने गए थे। इस ईरान की अजरबैजान ने मिलकर बनाया है। लौटते समय उन्हीं हेलीकॉप्टर में विदेश मंत्री हुसैन, पूर्वी अजरबैजान प्रांत के गवर्नर मलिक रहमती, तबरीज के इमाम मोहम्मद अली आले हाशिम सवार थे। हेलीकॉप्टर के पायलट और को पायलट के साथ क्रू चीफ, हेड ऑफ सिक्योरिटी और बॉडीगार्ड भी मौजूद थे। हादसे में सभी की जान चली गई। जयपुर से खबर, जहां सीतापुरा स्थित समाज कुर्तीज की फैक्ट्री में सोमवार को विशाल रक्तदान शिविर और हेल्थ चेकअप कैंप का आयोजन हुआ। मोहित टेलर ने बताया कि ये शिविर पिछले 15 साल से चला रहा है। ये रक्तदान शिविर मंजू टेलर और महावीर टेलर की शादी की वर्षगांठ के उपलक्ष्य में रखा जाता है। इतनी गर्मी में कोई भी ब्लड देने के लिए सहमत नहीं होता। इन सब बातों के बावजूद भी यहाँ 100 यूनिट ब्लड एकत्रित किया गया। उन्होंने बताया कि इस रक्तदान शिविर में न केवल फैक्ट्री कर्मचारियों ने बल्कि अन्य लोगों ने भी स्वेच्छा से रक्तदान किया। उन्होंने बताया कि पुरुष के साथ इस बार महिलाओं में काफ़ी ज़्यादा मात्रा में रक्तदान किया गया। उनका यह प्रयास काफ़ी लोगों की जान बचा सकता है। इसके लिए लोगों को रक्तदान के लिए प्रेरित भी किया गया। आज के शिविर में वर्ल्ड विजन इंडिया की तरफ से C19 प्रोग्राम के अंतर्गत स्वास्थ्य जांच, स्क्रीनिंग की और एक्सरे का कैंप का आयोजन किया गया, जिसमें जिला सुपरवाइजर ज्योति शर्मा के निर्देशन में कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर राजेश गुप्ता, रवि गुजर और रेडियोग्राफर किशन सैनी ने आए सभी फैक्ट्री कर्मचारी और आए हुए लोगों का निःशुल्क जांच की। आज हमारे माता पिता की शादी की 39वीं सालगिरह है। उसके उपलक्ष्य में हम हर साल ब्लड डोनेशन कैंप करते हैं। यह कैंप 15 साल से होता आया है और इस ब्लड डोनेशन कैंप में हमारे फैक्ट्री के स्टाफ, हमारे जानकार, हमारे मिलने वाले समाज के लोग, परिवार के लोग, सब लोग डोनेशन करते हैं। और यह ब्लड डोनेशन कैंप इस भरी गर्मी के अंदर हो रहा है। इसके अंदर इस कैंप से यह मैसेज आता है कि गर्मी के अंदर ब्लड की बहुत आवश्यकता होती है और बहुत कम ब्लड कैंप होते हैं। हम पिछले 15 साल से ब्लड कैंप लगा रहे हैं। इससे हमारे सभी लोगों को सहायता मिलती है। स्वास्थ्य जांच शिविर का भी आयोजन हमारे फैक्ट्री में स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन किया गया है। इसके अंदर BP, शुगर, थायराइड, काफ़ी तरह की बीमारियों की जांच की जा रही है। प्लस यहाँ लाइव एक्सरे हो रहे हैं और इससे काफ़ी लोगों को पॉजिटिव बेनिफिट मिल रहा है। अभी तक कितना ब्लड एकत्रित हो चुका है? कितने का टारगेट है आपके पास? अभी तक हमारे पास 40 यूनिट ब्लड एकत्रित हुआ है और लगभग 250 यूनिट का टारगेट है। यह सुबह 10 बजे से लेकर शाम को 3 बजे तक ब्लड डोनेशन कैंप है।
जयपुर से खबर, जहां बस ऑपरेटर एसोसिएशन के बैनर तले प्रदेश भर में बस ऑपरेटर्स ने आज सुबह डिप्टी सीएम प्रेमचंद बेरवा से मुलाकात कर अपनी समस्याएं बताई। डिप्टी सीएम प्रेमचंद बेरवा ने बस ऑपरेटर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष सत्यनारायण साहू को आश्वासन दिया कि जल्द आपकी समस्या को खत्म किया जाएगा और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से इस वार्तालाप की जाएगी। बस ऑपरेटर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष सत्यनारायण साहू ने बताया कि पिछली सरकार ने भी हमारे साथ खिलवाड़ किया था और हमें आश्वासन देते रहे, जिससे हमें आज बड़ी समस्याओं से गुजरना पड़ रहा है। उन्होंने बताया कि जो हीरापुरा बस स्टैंड जो बनाया गया है, वहां से राजस्थान रोडवेज व निजी बसें जो कि अजमेर मार्ग से संचालित होती हैं, उन्हीं को संचालित किया जाए, लेकिन हमें वहां से संचालित नहीं करने दे रही। और प्राइवेट बस एसोसिएशन क्या मांग रहे हैं आपकी बात या पुरानी मांगों पर ही विचार चल रहा है? अभी हाल ही में आचार संहिता का बहाना लेकर के, आचार संहिता की आड़ लेकर के हमारे बस ऑपरेटरों को बहुत बुरे तरीके से नाजायज़ परेशान किया जा रहा है। उस बात को लेकर के, जैसे कि हीरापुरा बस स्टैंड को लेकर के हमारे बस ऑपरेटरों को नाजायज़ परेशान किया जा रहा है, जिससे कि गाड़ियाँ लंबी चले और यात्री का अभाव रहे। तो उसमें हमारी मांग है कि जहाँ से राजस्थान रोडवेज चलती है वहाँ से हमारी बसें चलने दी जाए। दूसरी मांग ये है कि अस्थायी परमिट वाली जो बात अभी हाल लागू करी है इन्होंने, कि अस्थायी परमिट बंद कर दिए, उससे हमारे बस ऑपरेटरों को ब्लैकमेल किया जा रहा है ताकि वो मजबूर हो बिना परमिट गाड़ी को ले जाएं और उनसे अंधाधुंध तरीके से जो है उनके चालान बना करके उनको नाजायज़ उनको परेशान किया जाए। तो हमारी मांग है कि जो जब तक परिवहन विभाग इस चीज़ को खुद नहीं समझ पाती है या पूर्ण तरीके से ऑनलाइन परमिट जारी नहीं होता है, जब तक हमारे ऑफलाइन परमिट जारी किए जाए। तीसरा, हमें मजबूर किया गया इस बात के लिए कि कैशलेस हम परिवहन विभाग को बनाना चाहते हैं, तो क्यों नहीं रोडवेज को कैशलेस बनाया है? हमें क्यों? रोडवेज के अंदर कंडक्टर टिकट काट के नगद पैसा लेता है, तो उसको भी कैशलेस बनाओ। अब कैशलेस बनाने के आधार पर हमें 10 रुपये की रसीद कटाने के लिए ब्लैकमेल को करके हमें ई मित्र का सहारा लेना पड़ता है और हमें वहाँ 200 रुपये या 100 रुपये देना पड़ता है। ये हमारे साथ अन्याय हुआ है, इसलिए हमारी ये मांग है कि कम से कम 2000 की रसीद आरटीओ ऑफिस में कटे। तीसरी हमारी एनसीआर की समस्या है। एनसीआर की समस्या है भरतपुर आलवर के अंदर बहुत बड़ी समस्या है, इसको समापन किया जाए, इसका कोई निस्तारण किया जाए और सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की पालना की जाए। ये हमारी मांगे हैं और इन सब मांगों को लेकर आज हमने शपथ ली है। लगभग हमारे 100 मेंबर बस ऑपरेटर के जो मुख्य कार्यकर्ता यहाँ हैं, हर राजस्थान के कोने कोने से आए हैं, उन्होंने शपथ ली है कि आने वाली 13 जून को हम पूर्ण राजस्थान की समस्त प्राइवेट बसें बंद करके हड़ताल करेंगे। ये हमने आज निर्णय लिया है और सरकार को ये बातें माननी होगी और ये कैशलेस वाला, टीपी वाला जो ये मुद्दे हैं हमारे 5-7 ये मुद्दे बहुत ज़रूरी है, अत्यंत आवश्यक है। रोडवेज को चलाने के लिए हमारे हज़ारों करोड़ रुपए उनको देकर के चला रहे हैं, लेकिन फिर भी जनता को सुविधा नहीं मिल रही। मात्र 2000 बसों के लिए सब कुछ सुविधा है और हमारे लिए नहीं है। आप सबसे यही अपील है, लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के रूप में जाना जाते हैं, जनता के पैसे का दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। 1000 करोड़ रुपए प्रति वर्ष राजस्थान सरकार परिवहन निगम को चलाने के लिए दे रही है, उसके बावजूद वो अपने वेतन भत्ते भी अपने कर्मचारियों को समय पर नहीं दे पाती। तो निजी ऑपरेटर बिना किसी सहायता के, बिना किसी सरकारी सहयोग के टैक्स भी दे रहा है, रोडवेज से डेढ़ा टैक्स दे रहा है और न किसी सुविधा के जनता को कुछ भी सेवा दे रहा है। क्या ये नाजायज़ बात है या जायज़ बात है? सौतेला व्यवहार जो राजस्थान गवर्नमेंट ने कर रखा है, भ्रष्टाचार के जो रूप में एक परिवहन निगम का बेड़ा खड़ा हुआ है, हमारा लगभग 900 करोड़ रुपया टैक्स के रूप में राजस्थान सरकार को जाता है, वो पूरा का पूरा टैक्स 25,000 से 30,000 बसों से लेके वो 2000 बसों को चलाने के लिए दे दिया जाता है। क्या ये उचित है? ये क्या जनता के पैसे का दुरुपयोग नहीं है? ऐसे सफेद हाथी को पालने का उद्देश्य क्या है? आम जनता को सबसे पहले सुविधा मिलनी चाहिए। मेरी आप सबसे और सरकार से भी अपील है कि ये पैसा जो राजस्थान रोडवेज को दिया जा रहा है, अगर इसी पैसे को जनहित में निजी बस वालों को दिया जाए तो न केवल सस्ती दरों पर बल्कि बढ़िया और उच्च क्वालिटी की सेवाएं देने में बस ऑपरेटर एसोसिएशन सक्षम होगी और जनता को भी सुविधा मिलेगी। अनिल जैन, संरक्षक, बस ऑपरेटर एसोसिएशन, राजस्थान।
ऑपरेटर एसोसिएशन राजस्थान का महासचिव रवि प्रकाश सैनी। भजनलाल सरकार से हम मांग करते हैं कि हमारे जो 2 जिले हैं भरतपुर और अलवर, एनजीटी की जो गाइडलाइन है उसके हिसाब से हमारा जो एनसीआर का एरिया है उसमें हज़ारों मोटर मालिक आज बर्बाद होने के कगार पे हैं, उनको बचाया जाए। और एक परमिट की जो अवधि है एक स्थान से दूसरे स्थान की, जहां एक एनसीआर में आ रहा है एक दूसरे ग्रामीण क्षेत्र में है, तो उसको सरकार और उनकी योजना के तहत उसको परमिट जारी रख सकते हैं। पेट्रोल की गाड़ी 15 साल और डीजल की 10 साल। इसमें सुप्रीम कोर्ट के भी आदेश हैं, उसके हिसाब से इन दोनों जिलों को ध्यान रख करके और जीवित रखा जाए इस व्यवसाय को। हम इस भजनलाल सरकार से मांग रखते हैं। आपके हड़ताल में कितनी बसें रोकी जाएंगी, कहाँ रोकी जाएंगी? हमारी 35,000 बसें पूरे राजस्थान के अंदर रोकी जाएंगी और हम इनको कलेक्ट्रेट पे और जिला परिवहन कार्यालयों पे खड़ी कर देंगे। और पिछली बार जैसे रिट में हमने पूरी जोर से मांग रखते हुए पूरे राजस्थान में चक्का जाम किया था, इस प्रकार हम इस बार भी हड़ताल में सब गाड़ियों को खड़ा कर देंगे। आज बस ऑपरेटर एसोसिएशन के मीटिंग में जो प्रमुख मुद्दा था वो एनसीआर का था। ये मुद्दा इतना महत्वपूर्ण है कि हमारे राजस्थान के 2 जिले इसमें आते हैं, अलवर और भरतपुर, और हमारे साथ एक सौतेला व्यवहार किया जा रहा है। जहाँ पर भारतीय जनता पार्टी सरकार, जिन राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी वहाँ तो एनसीआर को कम किलोमीटर कर दिया गया है, जबकि ये हमारे यहाँ पे राजघाट से दूरी 200 किलोमीटर होती है भरतपुर में, और अलवर की 135 किलोमीटर की होती है। और जबकि इनका एनसीआर प्रोजेक्ट 2041 जो अब ये नया लागू करने वाले हैं उसमें इन्होंने मात्र 100 किलोमीटर की दूरी रखी है। लेकिन हमारे साथ पूरा सौतेला व्यवहार करते हुए हमारे वाहनों को वहाँ पूरी तरह बंद कर दिया गया है, जबकि हमें ये कहा गया था कि एनसीआर क्षेत्र में 10 साल पुराने डीजल वाहन और 15 साल पुराने पेट्रोल वाहन संचालित किए जाएंगे। लेकिन अभी हमारे साथ इतना सौतेला व्यवहार करते हुए इन्होंने हमारे 3 साल पुराने वाहन, 4 साल पुराने वाहन सबके काम बंद कर दिए। आरटीओज ने मनमर्जी अपना काम करते हैं, कोई आदेश नहीं है किसी प्रकार का, जबकि आदरणीय माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार एनसीआर क्षेत्र में 10 साल पुराना वाहन संचालित किया जाएगा, जबकि हमारा कोई परमिट का काम नहीं हो रहा, किसी प्रकार का कोई काम नहीं हो रहा। एनसीआर के लिए एनजीटी ने जो आदेश दिया था उसमें 10 साल का प्रावधान है, लेकिन एक कोई नया आदेश एयर क्वालिटी का ला करके इन्होंने ये कह दिया है कि आपको एनसीआर क्षेत्र में केवल यूरो 6 इलेक्ट्रिक वाहन और सीएनजी वाहन ही संचालित किए जाएंगे। इससे हम बहुत परेशान हैं, बहुत प्रभावित हैं। तो हमारा और ऑल इंडिया परमिट के लिए छूट दे दी गई है कि आप पूरे एनसीआर में संचालित कर सकते हैं। क्या बसों की श्रेणी अलग से होती है? ऑल इंडिया परमिट 12 साल पुराना भी चलेगा और हमारी गाड़ी 10 साल पुरानी भी नहीं चलेगी। तो ये हमारे साथ दुर्व्यवहार है और हमारा आपसे ये निवेदन है कि आप सरकार तक हमारी बात पहुंचाएं। 2 तरीके की बसें चलती है, एक स्टेज कैरिज की, एक कॉन्ट्रैक्ट कैरिज की। मैं जयपुर संभाग का अध्यक्ष कैलाश सिंह शर्मा होने के नाते मैं जयपुर संभाग के बस ऑपरेटरों की मनोस्थिति से आप लोगों के मीडिया बंधुओं के माध्यम से राज्य सरकार को, परिवहन विभाग को अवगत कराना चाहता हूं। 2015 में हमें राज्य सरकार ने परमिट दिए थे लोक परिवहन सेवा के कि आपकी बसें रोडवेज बस स्टैंड से चलेंगी। हमारी बसें रोडवेज स्टैंड से नहीं चली, हमारी बसें यथास्थिति जहाँ से हमारा पुलिस की मिलीभगत से उनकी दक्षिणा से जाम चला पाए वहाँ चलाए, सरकार ने हमें कोई जगह नहीं दी। उसके 4 साल पहले 2018 में राज्य सरकार परिवहन विभाग ने चुपचाप एक प्रस्ताव पारित कर दिया कि आपकी लोक परिवहन सेवा की बसें मेट्रो स्टेशन वहाँ पे आपका बस स्टैंड बनाया जाएगा। वो भी ओनली मीडिया बंधुओं के माध्यम से मैं अवगत कराना चाहूँ, वो केवल प्रस्ताव था, कोई अधिसूचना नहीं थी, किसी प्रकार का आदेश नहीं था। उस प्रस्ताव का डर दिखा के अब 4 साल बाद में हमें पुनः कहा जाता है कि आप वहाँ से चलाइए, आप अजमेर रोड से चलाइए, जबकि हमारी बसें सारा नारायण सिंह सर्किल से ही चल रही है। पिछली सरकार ने हमसे गुप्त आश्वासन दिया था कि भाई ठीक है आप नारायण सिंह सर्किल से चलाओ। उसका कारण क्या था कि एसएमएस हॉस्पिटल जहाँ हजारों लाखों की संख्या में मरीज आते हैं उसके नज़दीक में जेकेलॉन हॉस्पिटल, उसके नज़दीक में नारायण सिंह सर्किल से हमारी बसें संचालित हैं। राजस्थान रोडवेज की बसें जहाँ से चलेंगी कहीं हमारी प्राइवेट बसें चलेंगी, इसके लिए हमें कितना भी कड़ा आंदोलन करना पड़े।
भीलवाड़ा से खबर, जहां महेश शिक्षा सदन उच्च माध्यमिक विद्यालय वाणिज्य कृषि विज्ञान व विज्ञान संकाय का परीक्षा परिणाम 100% रहा। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान कक्षा 12 का परीक्षा परिणाम घोषित किया गया, जिसमें महेश शिक्षा सदन उच्च माध्यमिक विद्यालय का परीक्षा परिणाम गुणात्मक व संख्यात्मक दृष्टि से श्रेष्ठ रहा। विद्यालय में संचालित वाणिज्य कृषि विज्ञान व विज्ञान संकाय का परीक्षा परिणाम 100% रहा। इसमें 100 छात्र प्रथम श्रेणी व 37 छात्र द्वितीय श्रेणी रहे। इनमें कला वर्ग में पिंकी सुथार ने 91.20, खुशबू आरसरवा 90.60 व कृषि विज्ञान संकाय में आदित्य शर्मा ने 91% व इशिता सेन 90.60% से श्रेष्ठ कर इस अवसर पर महेश सेवा समिति के अध्यक्ष ओम प्रकाश नारायणीवाल, सचिव राजेंद्र कुमार कचोलिया, उपाध्यक्ष कृष्ण गोपाल जाखेटिया, संचालक सदस्य सुरेश चंद्र काबरा, ओम प्रकाश मालू व दिलीप कुमार तोशनीवाल ने श्रेष्ठ 90% से अधिक अंक प्राप्त करने वाले छात्रों का स्वागत व अभिनंदन किया। सबसे बड़ी बात तो ये है कि जो महेश शिक्षा सदन है उसमें हर वर्ग के, हर समाज के बच्चे पढ़ते हैं। अधिकांश मध्यम वर्ग से होते हैं और महेश शिक्षा सदन समाज की ये सोच थी कि हर तबके के गरीब व्यक्ति को शिक्षा मिले। इसी सोच को ये महेश शिक्षा सदन आगे बढ़ा रही है। वर्तमान में हमारे अध्यक्ष जी नानीवाल जी, जागेड़ साहब उपाध्यक्ष जी और काबरा जी और हमारे मेंबर दिलीप जी और मालू जी, हम कोशिश करते हैं सप्ताह में 2 दिन आकर पूरा फीडबैक लेते हैं, बच्चों को किसी प्रकार की असुविधा नहीं हो। और हमारा सोचना रहता है कि यहाँ से निकलने वाले बच्चे IAS IPS वो बने। और वास्तव में बहुत सारे बच्चे आज की तारीख में अच्छी कॉलेजेस में या अच्छे फील्ड में गए हैं और वो उन्होंने नाम कमाए हैं। तो समाज की सोच है। आज जो बच्चे आप देख रहे हैं हर वर्ग से हैं, तो हमारा ये सोच रहता है कि ऐसे बच्चों को जिनको सुविधाएं नहीं मिले वो बच्चे आकर पढ़ाई करें और न्यूनतम हमसे कम से कम फीस हमने यहाँ महेश शिक्षा सदन रख रखी है, इसलिए रखी कि हर वर्ग को शिक्षा मिले और आगे भी हमारा ये प्रयास रहेगा। संचालित महेश शिक्षा सदन जो 65 की जो स्कूल है और आज उसी का परिणाम है कि यहाँ के टीचर्स और उनके स्टाफगण और हमारे कमेटी के मेंबरों द्वारा सुविधाएं दी जा रही है। उन जिन बच्चों ने आज यहाँ रैंक पाई है और जिन बच्चों के जो अच्छे रिजल्ट आए हैं उनको मैं बधाई देता हूँ और भगवान से प्रार्थना करता हूँ आगे और जो अपने परिवार का, समाज का, अपने शहर का आगे आप रोशन करें। और हम जो है हमारी महेश सेवा समिति हमेशा शिक्षा के लिए कृत संकल्प है और नए नवाचार हमेशा करने के लिए कृत संकल्प है। इसी के तहत आज जो स्पोर्ट्स अकेडमी बनकर कंप्लीट हुई है, अगले महीने इसका उद्घाटन होगा, तो बच्चों को और पढ़ाई के साथ साथ खेलों में भी जो है आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। पेरेंट्स और मेरे सभी टीचर के सहयोग की वजह से मुझे आज इतने % मिले हैं। सभी इतना हेल्प करते हैं। हमारे स्कूल का वातावरण भी इतना अच्छा है कि सभी को शिक्षा उचित मिलती है, इसीलिए आज मैंने ये रैंक प्राप्त किया है। इसीलिए मैं मेरे सभी टीचर्स, कमेटी मेंबर सभी का धन्यवाद करना चाहती हूँ। थैंक यू। हाँ, महेश की पढ़ाई जो है वो बहुत उचित है, इसीलिए दूसरे स्कूल के बच्चे भी हमारे स्कूल में एडमिशन लेते हैं और पिछले वर्ष भी कहीं दूसरे स्कूल से हमारे स्कूल में एडमिशन हुए हैं, क्योंकि हमारी शिक्षा बहुत उचित है और हमारे टीचर्स भी बहुत सपोर्टिंग है। मैं टीचर बनना चाहती हूँ, इसलिए मैंने BA की अभी एग्जाम फॉर्म भरे हैं और मैं आगे टीचर बनके दिखाऊंगी, क्योंकि मेरे टीचर्स बहुत सपोर्टिव हैं। आपका शुभ नाम? मेरा नाम खुशबू आसरवा है। कोलायत से खबर, जहां विधानसभा क्षेत्र की बज्जू पंचायत समिति अंतर्गत ग्राम पंचायत सेवाड़ा में आज पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष और पूर्व प्रदेश सचिव युवा कांग्रेस रहे स्वर्गीय जितेंद्र सिंह सेवड़ा की तृतीय पुण्यतिथि पर रक्तदान शिविर का आयोजन किया। इस विशाल रक्तदान शिविर में भाग लेने के लिए पूर्व ऊर्जा मंत्री भंवर सिंह भाटी, राजस्थान की लोकसभा सीटों में चर्चित निर्दलीय लोकसभा प्रत्याशी व शिव विधायक रविंद्र सिंह भाटी सहित बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधि इस शिविर में भाग लेने के लिए पहुंचे। इस दौरान बड़ी संख्या में युवाओं ने मिलकर रक्तदान किया। कोलायत पूर्व विधायक व पूर्व ऊर्जा मंत्री भंवर सिंह भाटी ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि जितेंद्र सिंह सेवड़ा जिस किसी के संपर्क में रहे उनसे एक पारिवारिक रिश्ता बनाया था। छोटी सी उम्र में उनका देहांत होना उनके लिए बड़ी दुखद घटना है। उनके पुण्यतिथि पर रक्तदान शिविर का आयोजन उनके छोटे भाई सुरेंद्र सिंह सेवड़ा सहित उनकी टीम के द्वारा किया जा रहा है। इस शिविर में भाग लेने के लिए बीकानेर, हनुमानगढ़, जैसलमेर, जोधपुर, बाड़मेर, फलोदी सहित अन्य जिलों से युवा पहुंच रहे हैं। शिव विधायक रविंद्र सिंह भाटी ने युवाओं को संबोधित करते हुए कहा कि जितेंद्र सिंह सेवड़ा की तरफ से आप भी एक अच्छे इंसान बने ताकि लोग आपको याद रखें और ज़्यादा से ज़्यादा इस रक्तदान शिविर में भाग लेने की अपील भी की गई।
भीलवाड़ा में बहुचर्चित कोटड़ी कांड भट्टी कांड में पॉक्सो कोर्ट ने दोनों आरोपियों को मृत्यु दंड की सजा सुनाई। कोर्ट के फैसले से मृतका के परिजनों में खुशी की लहर दौड़ गई और जज का आभार व्यक्त करते हुए नजर आए। कोर्ट में आरोपियों के लाने के दौरान भारी पुलिस जाब्ता मौजूद रहा। साल 2023 की 2 अगस्त को कोटड़ी क्षेत्र में 17 साल की मासूम से गैंगरेप कर उसके जिंदा कोयले की भट्टी में झोंकने वाली घटना में 9 लोगों को गिरफ्तार किया था, जिसमें मुख्य 2 आरोपी कालू पुत्र रंगनाथ कालबेलिया उम्र 25 वर्ष और उसके भाई काना पुत्र रंगनाथ कालबेलिया उम्र 21 वर्ष को फांसी की सजा सुनाई है। राज्य सरकार द्वारा जयपुर में विशेष रूप से नियुक्त किए गए स्पेशल पीपी महावीर सिंह कानावत ने भट्टी कांड को एक जघन्य अपराध बताया। जिस तरह मासूम के साथ गैंगरेप कर उसको जिंदा भी भट्टी में जलाया गया था, उसे कोर्ट ने आरोपियों को मृत्यु दंड का फैसला दिया। थोड़ा सा डिस्प्लेस रखे तो मैं ये पढ़ के आज भट्टी कांड जो एक जघन्य अपराध हुआ था, मासूम के साथ जिस तरह से गैंगरेप हुआ था और गैंगरेप करने के पश्चात उसको जिंदा ही भट्टी में जला दिया गया था, उसमें आज माननीय न्यायालय का ऐतिहासिक फैसला है। इसलिए मैं माननीय न्यायालय द्वारा जो फैसला दिया गया है मृत्यु दंड का, दोनों जो मेन एक्यूज थे कालू और काना, उनको मृत्यु दंड के दंड से दंडित किया गया है। इसलिए मैं माननीय न्यायालय का बहुत कितने गवाह कितने क्या रहे थे? इसमें एक तो मैं आपको निवेदन करूं, जो मुलजिम मैन था कालू को अंतर्गत धारा 300 के अंदर मृत्यु दंड के दंड से दंडित किया गया। 376 और 376 डी के अंदर आजीवन कारावास मुलजिम कालू मैन एक्यूज को, और 326 के अंदर 7 वर्ष का कारावास। 5GL/6 में आजीवन कारावास का पॉक्सो एक्ट में आजीवन कारावास की सजा हुई। दूसरा मुलजिम काना था, मुलजिम काना को 302 के अंदर मृत्यु दंड के दंड से दंडित किया गया। 3/4 पॉक्सो एक्ट के अंदर मुलजिम को आजीवन कारावास काना को दिया गया। 326 के अंदर 7 वर्ष का कारावास मुलजिम कान्हा को दिया गया। 376 के अंदर आजीवन कारावास मुलजिम कान्हा को दिया। हाँ, हमारा प्रेरणा अच्छा किया है कोर्ट में जज साहब, बहुत बहुत धन्यवाद है यार। मेरी बेटी की न्याय दिला दी, हथियारों को फांसी दिलवा दिया यार, वह बहुत बहुत धन्यवाद, अच्छा काम कर दिया हमारे साथी संतोष भाई। माता जी का क्या कहना है? हमारा यही कहना था, बहुत धन्यवाद कोर्ट को, अच्छा फैसला सुनाया था यार। हमारी बेटी ने न्याय दिला दी, हमारी बेटी ने शांति मिल गई। आज माँ का बुरा आज संतो कहीं में आया यार, 7 जना को बुरी करियो जो मगर ने मंजूर वने सजा 7 जनों को सजा मिलनी चाहिए। हाँ, वने सजा मिलनी चाहिए, वो मगर ने मंजूर। हाँ। कासगंज से खबर, जहां समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने अर्थशास्त्री अभियंता ग्रामीण अजय कुमार सप्ताह के दफ्तर पर जाकर धरना प्रदर्शन किया। यह धरना प्रदर्शन कासगंज जिले के जारी बिजली कटौती और लो वोल्टेज किसानों की टेबलों को ना मिलने पर किया गया। संबंधित काफ़ी समस्याएं आ रही थी, इन समस्याओं से लोगों को जान जा रही थी और बिजली विभाग के आला अधिकारी मौन बैठे हुए थे। वहीं जिले में कई जगह पर हाई टेंशन तार होते हुए नीचे हो गए, जिससे में दुर्घटनाएं होती रहती है। भीलवाड़ा में दक्षिण राजस्थान प्रादेशिक माहेश्वरी सभा द्वारा रिको एरियापुर रोड स्थित सेव लोन सर्ज प्राइवेट लिमिटेड व श्रमिकों के हत्याघात से बचाव के लिए महेश आरोग्य किट का निःशुल्क वितरण कर शुभारंभ किया। भगवान महेश के द्वीप पर जलन कर विधिवत उद्घाटन किया। डायरेक्टर निधि सोमानी ने माहेश्वरी समाज द्वारा जीवन रक्षा के लिए महेश आरोग्य किट का वितरण कर सराहनीय कदम बताया। समाज ने किट वितरण का मौका दिया, जिसमें धन्यवाद आभार जताया। हत्याघात से बचाव के लिए निःशुल्क महेश आरोग्य किट 1500 वितरण किए गए। किट वितरण कार्यक्रम प्रभारी महावीर समदानी ने बताया कि रिको एरिया में 3 अलग अलग क्षेत्र में शिविर लगाकर किट वितरित किए हैं। तिमरी से खबर, जहां बालरवा निवासी नेहा के पिता पृथ्वीराज घोरवाल का कहना था कि हम सभी चाहते हैं कि नेहा एक दिन डॉक्टर बने।
इसके लिए हम दिन रात मेहनत कर रहे हैं ताकि नेहा डॉक्टर बनकर हमारे पूरे परिवार का नाम रोशन करे। जोधपुर के बालरवा की रहने वाली खोरवाल ने अपने माँ बाप के साथ साथ अपने पूरे रेगर समाज का नाम रोशन करके दिखाया। नेहा खोरवाल ने RBSE बोर्ड में 95.20% अंक प्राप्त कर बालरवा का नाम रोशन किया। नेहा इसके लिए अपने माता पिता को श्रेय देते हुए कहा कि मेरी कामयाबी मेरे माता पिता की मेहनत का नतीजा है, क्योंकि मैं हमेशा ही अपने पिता को देख करके पढ़ाई के लिए प्रेरित होती हूँ। सूरतगढ़ से खबर, जहां जीनियस मॉडल स्कूल के विद्यार्थियों ने कक्षा 12वीं विज्ञान कला वर्ग में परिणाम में उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए क्षेत्र का नाम रोशन किया। विज्ञान वर्ग व कृषि वर्ग में विद्यालयों के छात्रों ने क्रमशः 96.80 व 90% अंक प्राप्त कर सूरतगढ़ शहर में प्रथम स्थान प्राप्त किया। सभी छात्रों को स्कूल से सम्मानित किया। विद्यालयों में बच्चों के अभिभावक, स्कूल के स्टाफ से सम्मानित भी किया गया। कोलायत से खबर, जहां राजकीय उप जिला चिकित्सालय में JD डॉक्टर चौधरी व CMHO डॉक्टर तंवर द्वारा कोलायत ब्लॉक के मासिक समीक्षा बैठक में शामिल हुए समस्त राष्ट्रीय कार्यकर्ताओं की समीक्षा की गई। उन्होंने समस्त कार्यक्रमों में तय लक्ष्यानुसार 100% प्रगति हासिल करने के निर्देश दिए। बैठक में RCHO डॉक्टर राजेश कुमार गुप्ता द्वारा मातृ शिशु स्वास्थ्य सेवाओं की प्रगति समीक्षा की गई। लू, ताप, घात व मलेरिया डेंगू के नियंत्रण के लिए एपिडेमियोलॉजिस्ट राठौड़ ने जानकारी प्रदान की। आज खंड कोलायत मुख्यालय पर ब्लॉक मीटिंग रखी गई, जिसमें समस्त राजकीय योजनाओं की समीक्षा की गई तथा लू एवं तपाघात पर विशेष फोकस किया गया तथा वेक्टर बोर्न डिजीज़, मलेरिया, डेंगू, मौसमी बीमारियां जिनकी संभावनाएं प्रबल है, उनकी समीक्षा की गई। जैसे ही कोई भी पॉजिटिव केस निकले उसकी तुरंत 24 घंटे के अंदर फॉलोअप कंप्लीट कर रिपोर्टिंग करें। और मौसम का जो टेम्परेचर है अभी वो 45, 47, 48 डिग्री चल रहा है, उसको देखते हुए लू एवं तपाघात से संबंधित सभी तरह की व्यवस्थाएं सभी हॉस्पिटल्स में रखने के दिशा निर्देश श्रीमान CMHO सर, JD साहब, RCHO सर द्वारा दिए गए तथा इस मीटिंग में एपिडेमियोलॉजिस्ट नीलम प्रताप सिंह जी वे भी पधारे। TCPNDT एक्ट से महेंद्र सिंह जी है, वो भी पधारे, जिन्होंने दिशा निर्देश दिए। कोलायत से खबर, जहां ऑपरेशन ब्लैक थंडर के अंतर्गत संयुक्त निदेशक बीकानेर जोन डॉक्टर देवेंद्र चौधरी व मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर मोहित सिंह तंवर के दल द्वारा सोमवार को कोलायत ब्लॉक क्षेत्र की 3 बड़ी कार्रवाइयों को अंजाम दिया। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बज्जू के नजदीक ही बालाजी हॉस्पिटल नाम से 30 बेड का अस्पताल बना चिकित्सक व बिना पंजीकरण के संचालित मिला। यहां ऑपरेशन थिएटर, एक्सरे लैब सहित कई सेवाओं का अनाधिकृत रूप से संचालन पाया गया। इसे तत्कालीन सीज कर दिया। वहीं कार्रवाई में एपिडेमियोलॉजिस्ट नीलम प्रताप सिंह राठौड़ व जिला कार्यक्रम समन्वयक PCPNDT महेंद्र सिंह चारण भी शामिल रहे। दूसरी बड़ी कार्रवाई करते हुए RD 860 में हरिओम क्लिनिक व मेडिकल स्टोर पर दबिश दी। यहां संचालक द्वारा परिसर को ताला लगाकर छुपाने का प्रयास किया, परंतु अंदर से मरीजों के चिल्लाने पर ताला खुलवाने पर अंदर लेब सहित 10 बेड अस्पताल का अवैध संचालन मिला, जिसमें मरीज का उपचार जारी था। इस अनाधिकृत अस्पताल में भी लेब व मशीनों सहित सीज कर दिया। आगामी कार्रवाई के लिए ADC को पाबंद किया जाएगा, क्योंकि जानकारी प्राप्त हुई कि 6 मई को ही अतिरिक्त दवा नियंत्रक टीम द्वारा इस क्षेत्र में निरीक्षण की कार्रवाई की गई थी। इसके बावजूद ऐसे 10 बेड अस्पताल का संचालन मिलना लापरवाही को दर्शाता है। जांच दल RD 820 पहुंचा तो यहां आशीष मेडिकल नाम से संचालित झोला छाप क्लिनिक का मालिक क्लिनिक छोड़कर भाग छूटा। उसकी सामग्री सहित दुकान को सीज कर दिया। राजकीय प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र RD 820 का निरीक्षण करने पर ये 5 कर्मचारी बिना सूचना अनुपस्थित पाए गए थे। कोलायत के विधानसभा क्षेत्र में दमकल की कमी आज भी खिल रही है। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी गर्मी के दिनों में आग लगने की घटना की पुनरावृत्ति हो रही है। आज बज्जू उपखंड क्षेत्र के बांगड़सर ग्राम पंचायत के अंतर्गत ब्राह्मणों की ढाणी के नर्सरी में आग लगने की घटना सामने आई। सुखदेव ने जानकारी देते हुए बताया कि कल देर रात को और अचानक इसी नर्सरी में आग लग गई थी और अभी दिन में भी नर्सरी में आग लगने से सैकड़ों पेड़ आग की चपेट में आने से जल गए।
स्थानीय लोगों ने मिट्टी व मोटर पंप की सहायता से आग पर काबू पाया। बज्जू पुलिस को सूचना भी दी गई। वैसे तो बज्जू क्षेत्र में हर साल गर्मियों में आग है जो 3-4 बार लग जाती है। इसी तरह कल ब्राह्मणों की ढाणी में भयंकर तरीके से नर्सरी में आग लग गई थी। रात को तो ग्रामीणों ने आग पर काबू पा लिया, वही आग सुबह फिर लग गई थी और आग इस कदर लगी कि बेकाबू होती जा रही है। प्रशासन से भी हम ये गुहार लगाते हैं कि यहाँ पर दमकल की व्यवस्था करवाए, नहीं तो पशु पक्षियों के साथ साथ में जो है नुकसान हो। रायशनगर के गांव 14 NP का खबर है, जहां एक किसान ने अपने ही परिवार के कुछ लोगों पर खेत में बिना किसी कारण के ट्रैक्टर के द्वारा बुवाई फसल तबाह करने का आरोप लगाया है, जिसका एक वीडियो भी जारी किया है। पीड़ित ने पुलिस थाना मुकलावा की कानूनी कार्रवाई करते हुए प्रार्थना पत्र पेश किया। उसमें पत्थर में उल्लेख किया गया है कि प्रार्थी करणवीर पुत्र बलजिंदर सिंह जाट सिख निवासी 14 NP तहसील रायशनगर जिला अनूपगढ़ का रहने वाला है। मेरा निवेदन है कि मेरी जमीन चक 14 HP में मेरे नाम से है, जो कि किला नंबर 1, 2, 8, 5 व मुरबा नंबर 49 है। मेरे चाचा सरजिंदर सिंह, गुरजिंदर सिंह और निंदर सिंह व राजदीप सिंह द्वारा अपनी 2 ट्रैक्टर से जबरदस्ती 1, 2, 3, 8 बोई हुई फसल से तारबंदी काटकर अपने खेत में प्रवेश करते हैं। रोकने पर मुझे वो मेरे पिता को जान से मारने की कोशिश की। जसविंदर सिंह व राजदीप सिंह द्वारा कुल्हाड़ी व पिस्टल लेकर हमारे ऊपर हमला भी किया गया। उनके द्वारा चाकू लेकर करणवीर सिंह व बलजिंदर सिंह पर पीछे भागकर हमला कर जान से मारने की भी कोशिश की गई। राजस्थान समृद्ध विरासत है इसकी शान, रंग बिरंगी पहचान। अलवर से लेकर जैसलमेर तक, श्री गंगानगर से लेकर